हेलो बच्चों, हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर नंबर 5 का 10 मिनट के अंदर चैप्टर का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। टर्बो रिवीजन विद अरविंद सर। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टर्बो रिवीजन मैग्नेटिज्म एंड मैटर का 10 मिनट के अंदर। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए। पीसीएम पीसीबी के ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस में लगा हुआ है। साथ में 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, तो इसको लगाना आसान है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आप लगा सकते हैं। फुली शॉर्ट है तो आपको अपने टीचर भैया दीदी के पास भागने की आवश्यकता नहीं है। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। साथ में मैंने इस वाले कोर्स के अंदर बेटा क्या किया है, एनसीईआरटी फिजिक्स का एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशन एक्सरसाइज और एग्जांपल का प्रोवाइड कर दिया है। जो बच्चा चाहे इसका हेल्प ले सकता है। तो आप श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर अपने रिजल्ट को श्योर शॉर्ट बना सकते हैं बेटा। जो बच्चे श्योर शॉर्ट लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा दीजिए। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। जो मैग्नेट्स होते हैं उनके अंदर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। वो आयरन कोबाल्ट वगैरह को अट्रैक्ट कर लेते हैं। उनको अगर छोड़ दोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेंगे। उनके लाइक पोल्स, एक जैसे पोल्स रिपेल करेंगे, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। नॉर्थ साउथ हमेशा एक साथ मिलता है, अलग से नॉर्थ अलग से साउथ नहीं मिलेगा। और मैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल के साथ रख दोगे तो थोड़ी देर में वो मैग्नेटिक मटेरियल भी कुछ कुछ मैग्नेटिज्म प्राप्त कर लेता है। अच्छा, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में कितना फोर्स लगता है ये बताता है। तो क्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम वन इंटू क्यू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू एम वन क्यू एम टू पोल स्ट्रेंथ होता है, आर इनके बीच की दूरी। ये सेम कूलॉम्स लॉ की तरह ही है जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा था। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था ठीक वैसा ही। तो क्या करते हैं, देखिए एम की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पोल स्ट्रेंथ एक की साउथ या नॉर्थ की इनटू इनके बीच का सेपरेशन विच इज 12। दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और इसका ये वेक्टर क्वांटिटी साउथ से नॉर्थ की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। इसको पकड़ के रखिएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है कि अगर हम लोग एक यूनिट नॉर्थ पोल को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दें तो वो जो पाथ फॉलो करना चाहता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है लेकिन चीजों को आसान करने के लिए बनाया गया है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि ये क्लोज कर्व्स बनाती हैं। नॉर्थ से शुरू होती हैं, घूम के फिर नॉर्थ तक आती हैं। कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, सरफेस से नॉर्मली निकलेंगी और सरफेस में नॉर्मली घुसेंगी। लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेटरली एक्सपैंड करती हैं बेटा। और रिलेटिव क्लोजनेस, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है वो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं। और हमेशा पोल पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे डेंसर होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये प्रॉपर्टीज है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एक्सियल पोजीशन पर इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है एक डायपोल की वजह से, मैग्नेटिक डायपोल की वजह से। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। यहां ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन है। अब हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे बात करेंगे तो फॉर्मूला बन जाता है बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। माइनस साइन क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, जो यहां पर m का डायरेक्शन था उससे अपोजिट है। m का डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ, तो उसके अपोजिट b का डायरेक्शन है। ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है। टॉर्क जो होता है मैग्नेटिक डायपोल में वो कितना लगेगा, मैग्नेटिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो टॉर्क की वैल्यू होती है एम बी साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर टाउ जीरो होगा अगर थीटा जीरो है, और टाउ मैक्सिमम होगा अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है बेटा। अब आता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो, अगर थीटा वन से थीटा टू रोटेट कर रहे हो तो यू इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू वैल्यू आ जाएगी। कई बुक्स में कॉस थीटा टू पहले लिखा होता है, कॉस थीटा वन बाद में, तो यहां माइनस लगा देते हैं, तब कोई दिक्कत की बात नहीं। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल क्या हो गया, U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा या माइनस एम डॉट बी। इसको पकड़ के रखिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलता है, जब थीटा जीरो हो, उस समय मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। यानी m और b का डायरेक्शन सेम है और थीटा 90 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। और थीटा अगर 180 डिग्री है यानी b और m दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है। उस समय मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलती है आपको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा बहुत जाता है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, किसी भी जो मैग्नेटिज्म वाली क्लोज सरफेस से अगर गॉस लॉ लगाओगे मैग्नेटिज्म के लिए तो उसकी वैल्यू b डॉट ds की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। इसका मतलब होता है मोनोपोल डूज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल का मतलब अलग से नॉर्थ पोल या अलग से साउथ पोल आपको कभी नहीं मिलेगा, दोनों साथ ही मिलेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, एनसीईआरटी में दी गई है कि जो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी सब्सटेबिलिटी जो डायमैग्नेटिक की है वो लिटिल बिट नेगेटिव होती है, पैरामैग्नेटिक की थोड़ी सी पॉजिटिव है, साइलेंट नंबर है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। और ये फेरोमैग्नेटिक की बहुत बड़ी होती है, 1000 तक, 1000 से बड़ी भी होती है। ये रिलेटिव परमेबिलिटी है, तो इसे बात करेंगे कि ये 0 1 के बीच आ जाएगी, ये 1 + 1 से थोड़ी सी बड़ी और ये 1 से काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ये म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से छोटी, ये म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से बड़ी और म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से काफी बड़ी। इसको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यानी फेराडे ने क्या किया, जब किसी मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसका डिफरेंट बिहेवियर हुआ, उसी बेसिस पे उन्होंने डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन कर दी है, जिस तरह से उसका बिहेवियर था। अब जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो क्या होता है बेटा, जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में फिबल मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। फिबल मैग्नेटाइजेशन का मतलब बहुत हल्का मैग्नेटाइजेशन, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसकी विपरीत दिशा में, साउथ से नॉर्थ देखिए इधर बनाया हुआ है। साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इससे जाना पसंद नहीं करती, इसको छोड़कर दूर जाना चाहती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि इसकी जो सब्सटेबिलिटी होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, याद रखिएगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ सब्सटेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, जब मटेरियल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो तो उसके अंदर फिबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। इसी डायरेक्शन में देखिए, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन एम साउथ से नॉर्थ पैदा हो गया है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे जाना पसंद करती है, तो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम आप अंदर से जा रही हैं। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्यूरीज लॉ यहां पे लगता है, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सब्सटेबिलिटी घटनी शुरू हो जाती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बिग ब्रदर या बिग डैडी हैं। जो काम पैरा करता है उसका बड़े भीषण रूप में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस करते हैं। तो यहां पर जो मैग्नेटाइजेशन है काफी तगड़ा पैदा हो जाता है इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटाइजेशन शॉर्ट से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन काफी ज्यादा पैदा हो गया। इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाना पसंद करती हैं काफी ज्यादा। ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसके लिए मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ लगता है। ये देखिए ये कहानी है, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंसी है। अब बात करते हैं क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ जो होता है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। साइएम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, टेम्परेचर बढ़ाने पर सब्सटेबिलिटी घटेगी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बात करते हैं, देखिए एक पॉइंट होता है क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट। ये वो टेम्परेचर पॉइंट होता है जहां पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाते हैं इस टेम्परेचर पर, उसको टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहां पर मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ये किसके लिए है, फेरोमैग्नेटिक के लिए। तो साइएम इज इक्वल टू सी डैश ए कांस्टेंट टी माइनस टीसी। टीसी क्या है, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी पॉइंट, आप जैसा समझे होंगे। इसको भी पकड़ के रखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। अब कुछ प्रॉपर्टीज का इनका हम कर देते हैं कंपैरिजन। तो यहां पर आपको बताया था कि फिबल मैग्नेटाइजेशन होता है डायमैग्नेटिक में इन द अपोजिट डायरेक्शन। यहां पर फिबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरा के लिए, और फेरो के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेट क्या करते हैं, इनको रिपल करते हैं डायमैग्नेटिक को। मैग्नेट फिबली अट्रैक्ट करते हैं, हल्का सा अट्रैक्शन दिखाएंगे, और जो फेरोमैग्नेटिक होता है उसको स्ट्रांगली अटैक करते हैं। अगर मैं लिक्विड बना दूं और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दूं तो लिक्विड उसको छोड़कर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को छोड़कर वीकर मैग्नेटिक फील्ड में जाने का प्रयास करता है, यानी ये लेवल डाउन हो जाएगा। और पैरामैग्नेटिक मीडियम वो पसंद करता है वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में जाना, तो लेवल चढ़ जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कोई लिक्विड पाया ही नहीं जाता, तो बात ही खत्म हो गई। इसके बाद बात करते हैं कि अगर हम किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उसकी एक्सेस बहुत जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाती है। पैरामैग्नेटिक में उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उसकी एक्सेस आ जाएगी, और फेरो के लिए बहुत जल्दी अलाइन कर जाती है, क्विकली एंड रैपिडली, जो भी बोलना चाहें आप समझ गए होंगे। और अगली बात कि ये स्ट्रॉन्गर से वीकर मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक जाता है, और फेरो पैरा जाता है वीकर से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में जाना पसंद करता है। और फेरोमैग्नेटिक में क्या है, वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में जाना पसंद करता है बहुत तेजी से। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, और ये मैंने आपके देखिए म्यू और साई की वैल्यू ऑलरेडी बता दी है, जो टेबल दिखाया था एनसीईआरटी का, उससे याद कर लीजिएगा, उसमें सवाल बहुत आता है, आएगा इस बार भी पक्का है। वो टेबल दिखाई थी ना कि साई म्यू के लिए क्या हिसाब किताब रहता है, तो वही बात यहां पे लिखी गई है जो मैंने वहां पर आपके लिए समझाई थी। फिर ये हम ले लेते हैं डायमैग्नेटिक लिक्विड। अगर यहाँ नॉर्थ साउथ रखा है डायमैग्नेटिक लिक्विड, बीच में हीप बना देता है, टीला बना देता है, इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ये पोल्स पे तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड उसको पसंद नहीं करता, तो बीच में इकट्ठा होता है। पैरामैग्नेटिक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है, तो पोल्स पर इकट्ठा होता है, बीच में गड्ढा बन जाता है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में तो कोई लिक्विड होता ही नहीं, तो बात ही खत्म है, गड्ढा और हीप बनने की बात। तो ये पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया 10 मिनट के अंदर। अरविंद एकेडमी चैनल को सुपर इजी फिजिक्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।